आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बिल की। टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा एडिटोरियल था, मुझे लगा ये करना चाहिए। तो देखिए, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बिल पार्लियामेंट ने अभी रिसेंटली पास किया है और इसमें जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 था, 1920 था, उसको रिप्लेस कर दिया गया है। राइट। तो अब देखिए, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, जीएस पेपर टीम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूपीएससी के लिए, और ये इस बार सवाल काफी पॉसिबिलिटी है प्री और मेंस दोनों में। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना है। जैसे मान लीजिए किसी ने क्राइम किया, अब आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए जो प्रोसीजर फॉलो होता है वही उनको करना है। तो ये देखिए, 1920 में आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट जो है वो आया था। अब वो कॉलोनियल बिल था, तो इसको हटा के ये बिल लाया है, कुछ चेंजेस किए हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी क्राइम करे उसको पकड़ा जा सके, ताकि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो केस सॉल्व कर सके। भाई ऐसे हमारे पास अभी कोई खास मैकेनिज्म है नहीं, लेकिन अगर ये आया, ये आ क्या, ये तो आ ही गया है, तो हम यहां पे लोगों को पकड़ सकते हैं। लेकिन बात ये है, क्या ये पुलिस स्टेट बना रहा है? क्योंकि क्लॉजेस की बात करें, अभी हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, अगर आप एक बाय वन इसमें क्लॉजेस देखो तो कुछ तो गड़बड़ लगती है। मतलब यहां पे थोड़ी अथॉरिटी जो है वो पुलिस प्रशासन को दी गई है। तो क्या है, सबसे पहले तो बिल कहता क्या है? देखिए, अगर हम बिल की बात करें तो ये 2000 मतलब अभी ये पास हुआ है, और इसमें बेसिकली जो पुलिस है वो डेटा कलेक्ट कर सकती है। समझ रहे हो? बिल जो है वो पुलिस और प्रिजन, मतलब पुलिस और जेल दोनों ही अथॉरिटीज, जो पुलिस ऑफिसर्स और प्रिजन ऑफिसर्स है, इसमें आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप क्राइम करके आए, और ये दोस्तों क्राइम करके भी नहीं आए, मान लीजिए कि आपको खाली आरोप है, तो आपके ऊपर आपके फिंगरप्रिंट लिए जा सकते हैं, आपका पाम प्रिंट लिया जा सकता है, जो इंप्रेशन होते हैं ना, आपका आइरिस स्कैन किया जा सकता है, रेटिना स्कैन होगा, आपकी फोटोग्राफ ली जा सकती है। साथ ही साथ जो कॉन्विक्ट्स है ना, जिनके ऊपर आरोप लगा है और जो साबित हो गया जिनके ऊपर क्राइम, उनका मेजरमेंट भी लिया जा सकता है। समझ रहे हो? ताकि रिकॉर्ड्स को पकड़ा जा सके। अच्छा, ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए किसी ने बलात्कार किया, ठीक है, किसी ने रेप किया, अब वो क्राइम करके चला गया, तो आप उसको पकड़ेंगे कैसे? ऐसी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके का रिकॉर्ड है, तो आपने फटाक से डेटाबेस में डाला, पता चल गया कौन कौन क्रिमिनल है। देखिए क्या होता है ना, कि जैसे कोई क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया, अब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो दोबारा क्राइम करे। तो होता क्या है कि जब भी क्राइम होता है, जब भी कोई जुर्म किया जाता है, तो आपके पास क्रिमिनल का रिकॉर्ड है, तो आप सबसे पहले उन क्रिमिनल से पूछताछ करेंगे, बेटा तुम यहां तो शामिल नहीं थे। तो इससे क्या होगा ना, क्राइम रिड्यूस तो होगा। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि यहां पे पुलिस के पास पूरी पावर है, आपको पता है। खैर, पुलिस के पास ही पावर होगी, और किसके पास पावर होगी? आपके हैंडराइटिंग और सिग्नेचर तक यहां पे कलेक्ट किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से कंसर्न है। आप समझ रहे हो? यहां पे एग्जीक्यूटिव मशीनरी के पास ज्यादा पावर दी गई है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं। अब देखिए, इसमें दिक्कत है, कई बार प्रॉब्लम्स होती है कि इसमें जो पुलिस है, ठीक है, हमने कई बार देखा है कि वो कुछ ऐसे उसमें शामिल होती है कि सबूतों से छेड़छाड़ हो गई, या क्योंकि पुलिस के पास दोस्तों बहुत पावर है, या कोई कॉन्विक्ट था उसमें हटा दिया उसको, या कोई एक ऐसे इंसान को सजा मिल गई जिसने वो क्राइम ही नहीं किया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये गिल्टी, देखिए अब कह तो रहे वैसे कॉलोनियल माइंडसेट से हमको उभरना है, लेकिन दोस्तों जैसे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया था, ठीक है, 1897 में, तो उसमें भी इसी तरीके के कुछ प्रावधान थे। हालांकि उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसी तरीके के कुछ प्रावधान थे। लेकिन यहां पे क्या है कि बायोमेट्रिक सैंपल्स, मान लीजिए कि जैसे किसी ने क्राइम किया और बायोमेट्रिक सैंपल उसमें हमने कलेक्ट किए, तो आपके ऊपर अगर सुई निकल रही कि हाँ ये भाई ये बंदा हो सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड में इसका नाम आ रहा है, तो आपको शक के बिना पे अरेस्ट कर लिया जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज है। डिफरेंट क्लॉजेस को हम बात करते हैं, लेकिन इसीलिए ये बोला जा रहा है कि भाई ये तो राइट टू प्राइवेसी ले रहा है,
जैसे क्लॉज 3 क्या कहता है? क्लॉज 3 जो है, अभी हम क्लॉजेस की बात करेंगे। क्लॉज 3 ये कहता है कि पुलिस और प्रिजन जो है वो लोगों से डेटा ले सकता है, जो मैंने आपको बताया ना डेटा। क्लॉज 5 बोलता है कि अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे तो हम मेजरमेंट्स भी ले सकते हैं, ये चीज है। और डेटा में वही फिंगरप्रिंट, पाम, फुटप्रिंट, इंप्रेशन, आइरिस, सिग्नेचर, ये सब आ गया, ये सब आ गया इसमें। और क्लॉज 6 सबसेक्शन 2 के अंदर है कि अगर मान लीजिए कोई इंसान रिफ्यूज करे कि नहीं हमको नहीं देना है, तो सेक्शन 186 के तहत आपको सजा होगी। यानी कि अगर पुलिस ने बोला तो आपको ये करवाना ही पड़ेगा, ये चीज। और एनसीआरबी के पास इसमें पूरी क्लॉज 4 कहता है कि जो बिल है, एनसीआरबी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहता है कि एनसीआरबी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टोर करे, भाई ये जितना भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा ये एनसीआरबी स्टोर करेगी। अब ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का आर्टिकल 17 कहता है, मतलब ये जो बिल है ये आर्टिकल 17 को वॉयलेट करता है कि ये इंसान की पर्सनल चीजें हैं। भाई आपके फिंगरप्रिंट हो गए, आपका आइरिस हो गया, भाई ये तो हमारी पर्सनल चीजें हैं, तो ये इंसान के ऑनर एंड रेपुटेशन पे अटैक है। रूल 65 ऑफ द यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड ऑफ मिनिमम रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ये कहता है कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ावा देना है, तो ये कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट को कम कर रहा है। तो और यूनाइटेड नेशन की जो हैंडबुक है, जो प्रिजनर्स फाइल मैनेजमेंट हैंडबुक है, वो भी कहती है कि आप बायोमेट्रिक डेटा मत कलेक्ट करिए, फिंगरप्रिंट्स ले लें, फोटोग्राफ ले लें, इससे ज्यादा मत लीजिए आप। लेकिन बिल जो है इन चीजों पे क्वालिफाई नहीं करता है, ये चीज है भाई। दिल्ली लॉस एक्ट आया था 1912 में, उसके रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच बैठी थी। उन्होंने बोला कि देखिए लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव को सारी पावर ना दे। आपने ये बिल ले आए, अब इसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर ने बिल पास किया, लेकिन आपने इस बिल के तहत एग्जीक्यूटिव को बहुत ज्यादा पावर दे दी है, तो ये पैरेलल लेजिस्लेचर हो गई है, राइट। क्लॉज 3 जैसे कि हमने बात की, क्लॉज 3 में 2 तरीके के लोग हैं, ठीक है। जैसे क्लॉजेस की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्लॉज 3। अब इसमें 2 तरीके के लोगों की बात की गई। सबसे पहले जिनको अरेस्ट किया गया है, जिन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया है औरतों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, और इनको 7 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलेगी। पहली क्लास में ये आते हैं। दूसरे में जिन्होंने इस तरीके का ऑफेंस कमिट नहीं किया है, ये चीज है। अब देखिए जो फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं, जिन्हें ये तो गंभीर अपराध में आ गया, तो आपको मेजरमेंट्स देने पड़ेंगे चाहे जो भी हो जाए। हालांकि सेकंड कैटेगरी को माफ है, इसमें आपको मेजरमेंट्स नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है, ये आर्टिकल 14 का जो हमारा संविधान है, इसीलिए बोला जा रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसका वायलेशन है, ये चीज है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि जो आर्बिट्रेरी नेचर ऑफ द बिल है क्लॉज 5 के अंदर, कि मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो अगर बोलेगा तो आप किसी भी इंसान का मेजरमेंट ले सकते हो, कितना हाइट है, उसके हाथ कितने लंबे हैं, पूरा मेजरमेंट आपको लिया जा सकता है। और समझिए क्लॉज 4 के अंदर तो ये है कि मान लीजिए उसको अरेस्ट किया गया है, उसको अरेस्ट किया गया है लेकिन एक्विट कर दिया गया है, या उसको उसके ऊपर ट्रायल या डिस्चार्ज नहीं लिया, वो भी इसमें शामिल है। यानी कि अगर आपके ऊपर कंप्लेन हुई तो पुलिस डेटा कलेक्ट कर सकती है। क्लॉज 6 ये कहता है कि पुलिस और प्रिजन जो है, वही कहना कि अगर आप रिफ्यूज भी करोगे, अगर कोई इंसान रिफ्यूज भी करता है, चॉइस नहीं आपके पास, तो आपके ऊपर इसमें आप आ जाओगे सेक्शन 186 के तहत और आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, ये चीज है भाई। हमारा क्या प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्या कहता है कि हर एक इंसान इनोसेंट है जब तक कन्विक्शन नहीं हो जाए, अनलेस प्रूवन गिल्टी, जब तक वो उसके ऊपर वो जो जुर्म है वो साबित हो जाए, तब तक वो गिल्टी नहीं है, वो इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया है। लेकिन बिल कहता है कि ना, बिल सपोज करता है कि भाई जो भी इंसान अरेस्ट किया है हमने, दैट इज नॉट इनोसेंट। कल को मान लीजिए सिद्धांत अग्निहोत्री को अगर कोई अरेस्ट करेगी तो मेरी सारी पर्सनल चीजें पुलिस ले सकती है, ये चीज है। हालांकि देखिए बायोमेट्रिक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है इसका, ताकि एक टेररिज्म टूल है कि जो टेररिस्ट है भाई, जो आतंकवादी हैं,
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2160 में है, 2014 में आया था। जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनको फोटोग्राफ्स और बायोमेट्रिक डेटा को सबमिट करना है। जो आतंकवादी, आप इंटरपोल को दो, इंटरपोल को, ये जो इंटरनेशनल पुलिस होती है, इंटरपोल को आपको देना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2396 2017 का ये कहता है कि आप ऐसा सिस्टम बनाए ताकि बायोमेट्रिक डेटा को कलेक्ट कर सके, लेकिन खाली आतंकवादियों का, जो टेररिस्ट हैं। ठीक है, ये चीज है। हालांकि इसमें एक ही बात है ना कि देखिए, अगर मान लीजिए कि हम ये सब नहीं करेंगे, क्रिमिनल को पकड़ना बहुत मुश्किल है। जैसे डिलेड जस्टिस की बात करते हैं, तो अगर इस तरीके के लॉ नहीं लाए जाएंगे तो हमको इंसाफ कैसे मिलेगा? कैसे इंसाफ मिलेगा? इंसाफ चाहिए ना हमको। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या ये सब करने से क्राइम बंद हो जाएगा? बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन से क्या क्राइम होगा? आंसर है नहीं। आंसर है नहीं। फ्रांस, यूके, यूएस में डेटा कलेक्ट किया जाता है, बट वहां पे क्राइम उतना ही है। तो ये चीज है, यही बस कंसर्न्स है। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइएगा। जो राइटर है, जिन्होंने बहुत ही शानदार टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत ही शानदार एडिटोरियल लिखा है, वो एडवोकेट है मद्रास हाईकोर्ट में। ओके, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारा यूपीएससी कोर्स लाइव है, तो आप हमारे इस शानदार कोर्स को जरूर अवेल करिए, क्योंकि दोस्तों आंसर राइटिंग क्लासेस शुरू हो रही हैं, शुरू हो गई है इनफैक्ट, ऐसे राइटिंग, और अभी कल से दोस्तों इकोनॉमिक आंसर राइटिंग शुरू हुई है, तो बिल्कुल मिस ना करें। थैंक यू सो मच।